जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। दोस्तों, हम हर रविवार को जियो पॉलिटिकल प्रोग्राम्स आपके सामने लेकर के प्रस्तुत हो रहे हैं। आज उसमें बात करने वाले हैं एक ऐसी जगह की जो इस समय पूरी दुनिया में युद्ध का मैदान सा बनता दिखाई दे रहा है। हम वहाँ हिंदू कुश पर्वत की बात भी करते हैं, हम वहाँ गांधार की बात भी करते हैं, हम वहाँ अफगानिस्तान की बात भी करते हैं। तो आज हम वहाँ तालिबान की बात भी करते हैं, और तालिबान की बात आज इसलिए की जा रही है क्योंकि अमेरिका वहां से सेनाएं हटा रहा है। कभी सोवियत रूस की बात भी की जाती थी, आज उसके साथ साथ में चाइना, उसकी बात भी की जा रही है। लेकिन क्या अमेरिका सेना हटा रहा है या फिर एजेंडा कुछ और है? और अमेरिका और तालिबान के बहाने भारत के पक्ष में संतुलन कौन से तरीके से उमड़ घुमड़ करके आ रहा है? क्या ये भारत के लिए ठीक है या फिर भारत के लिए ठीक नहीं है? अगर भारत के लिए ठीक है तो ठीक किस कारण से है? भारत की भूमिका क्या होने वाली है? और क्या इस भूमिका में भारत एक बड़े परिदृश्य में दुनिया के सामने आएगा? हम जम्बू द्वीप की बात करते हैं ना, तो क्या उस जम्बू द्वीप को वहां तक हम फिर से देख पाएंगे? आज तालिबान के परिप्रेक्ष्य में भारत की भूमिका की बात होगी। जी हाँ, भाई, ये भी बात होगी कि चीन इस लड़ाई में, जहां यूएसए है, भारत है, तालिबान है, क्या हासिल करने वाला है या फिर सब कुछ लगातार होते चले जाने वाला है? इन सब के बारे में गोल गोल नहीं बल्कि सीधी बात, मुद्दे की बात हम करने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है, ये जम्बू टॉक्स है, ये जम्बू थॉट्स है। इस विचार को पूरे अधिकार के साथ ग्रहण कीजिए। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को किसी भी कारण से सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब द चैनल। बगल वाली घंटी बजाकर बेल आइकन एक्टिवेट करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जो कुछ भी आपसे संभव हो पाता है नैतिक आर्थिक रूप से हमें योगदान देकर हमें सक्षम बनाए, सहयोग प्रदान करें। आइए, स्वागत करता हूं हमारे बीच पधारी हुई हमारे कार्यक्रम की नियमित अतिथि प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी। दीदी जी प्रणाम, कैसी हैं आप? खूब अच्छी जी। और जी जी। सभी जिज्ञासु श्रोताओं को, दर्शकों को भी प्रणाम। तो मैं सामान्यतः कंटेम्प्ररी विषयों पर टिप्पणी नहीं करती हूँ। मेरा ये नियम सा रहा है। मैं सामान्यतः बहुत मैक्रो विषय, या जो 10 साल 20 साल 50 साल वाले मामले होते हैं, उन्हीं पर सामान्यतः लिखती पढ़ती रही हूँ आज तक। अर्थशास्त्र मेरा मूल विषय है, और इसी के कारण ये सब यूरेशिया कॉन्टिनेंट मेरे ध्यान में रहता है। किंतु आज मेरा मन था, और निधीश जी ने ये विषय सुझाया कि तालिबान पर एक टॉक होना चाहिए। तो अ, ये तो बहुत तेजी से बदलने वाले समीकरण हैं, बहुत तेजी से, और ये ट्रिगर कर रहे हैं उस सिचुएशन को जिसमें जम्बू द्वीप के स्वरूप के उभरने की बात है। मेरी बहुत सी बातें बहुत अटपट लगेंगी उन लोगों को जो अंदर से इन चीजों को नहीं जानते हैं, और जो थोड़ा पढ़ते लिखते रहते हैं, आंतरिक डिटेल्स को जानते हैं, उनको तो बहुत ही आनंद आएगा। तो विषय है तालिबान, यानी कि जो अभी हो रहा है। और इस झमेले के कारण, तालिबान समस्या के कारण, भारत के पक्ष में तेजी से बदलता समीकरण। तो जैसा उन्होंने कहा सीधे सीधे, तो बहुत तेजी से पहले कुछ बातें करूंगी कंटेम्प्ररी इशू पर, और फिर इसके जो फॉल आउट्स आएंगे उस पर बात करूंगी। तालिबान नॉन स्टेट प्लेयर है। कैसे? आईएसआईएस नॉन स्टेट प्लेयर है, अलकायदा नॉन स्टेट प्लेयर है। भारत में जैसे नक्सली, आतंकवादी, ये सब नॉन स्टेट प्लेयर्स हैं। कम्युनिस्ट पार्टी नॉन स्टेट प्लेयर है। पार्टी और स्टेट अलग अलग है। स्टेट और नेशन, या स्टेट राज्य और राष्ट्र अलग अलग है। सब मिलते जुलते हैं लेकिन अलग अलग है। राष्ट्र में राज्य है, राज्य में राष्ट्र नहीं है। उसी तरह कम्युनिस्ट पार्टी फिलहाल हुआंगुआ के, और वो जो 4 5 6 देश और है, मंचूरिया, मंगोलिया, जिस सीक्योंग तो देश का नाम ही नहीं है,
तिब्बत, हेनान, इन सब के स्टेट अपरेटस को कंट्रोल कर रही है, लेकिन नॉन स्टेट प्लेयर है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से तालिबान इस वक्त, ये अफगानिस्तान नाम का जो नया नया देश है, जो भारत का अंग है, जिसको जाते जाते हुए ब्रिटिशर्स ने, फ्रेंच ने दुनिया भर में तरह तरह की आर्टिफिशियल लाइन खींची, बहुत मिट गई, बहुत रीड्रॉ हुई और बहुत अब तुरंत मिटने जा रही है। तो तालिबान एक नॉन स्टेट प्लेयर है। ये नॉन स्टेट प्लेयर कब आया, किसकी सेंट्रल भूमिका है, कैसे है, थोड़ा सा समझ लीजिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर निपटते निपटते जर्मनी को दो टुकड़े में बांट दिया है। सोवियत रूस, रूस नहीं, रूस को तो नाश कर दिया स्टालिन ने और लेनिन ने। और ये जो बोल्शेविक कंट्रोल है, तो ये जो सोवियत रूस है, ये अलग एंटिटी है जो 90-91 में निपट गया। तो ये सोवियत रूस जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद खड़ा हुआ, यानी एक कम्युनिस्ट पार्टी का कॉलोनियल एम्पेरियलिस्ट एम्पायर या ऑक्यूपेशन, एक बहुत बड़े एरिया का, वो जब टूटा तो उसमें से 5 स्थान निकले। ये जिसका भी चर्चा आएगा, पांचों का नाम मैं बराबर लेती रही हूँ। और इस कम्युनिस्ट पार्टी जब टूटा नहीं है, जब सोवियत रूस इंटैक्ट है, तो सोवियत रूस लैंडलॉक्ड सा है, पैसिफिक में थोड़ा सा एंट्री है, नॉर्थ में तो सब बर्फ है। तो ये इंडियन ओशन में एक्सेस चाहता है, और इंडियन ओशन में एक्सेस के लिए ये अफगानिस्तान के मार्फत नीचे आना चाह रहा है। अभी कोल्ड वॉर चल रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसको ब्लॉक कर रहा है, और ब्लॉक करने के लिए अपने अमेरिकन सैनिक उतार रहा है। लेकिन अपने सैनिकों को क्यों मरवाएं, तो इसलिए ला दे रहा है अफगानियों को, अफगान के बगल के ईरानियों को, ईरान के बगल के इराकियों को, इराक के बगल के लेबनानियों को, सऊदी अरेबिया को। इन सब जगहों के स्टेट आर्मी नहीं आ रही है, स्टेट प्लेयर्स नहीं आ रहे हैं। स्टेट इन्वॉल्व होता तो स्टेट की आर्मी आती। आ कौन रहे हैं? स्ट्रे एलिमेंट्स, जिनको, या कह दीजिए जिनको जिहादी ये लोग कहते हैं। ये जिहादी नहीं है, लेकिन इस पर हम आज चर्चा नहीं करेंगे। तो इन सारे इलाकों से कहते हैं मुस्लिम लड़ाके आ रहे हैं, ये भी एक गलत शब्द है। ये सारे के सारे मुनाफिकीन है, क्योंकि इस्लाम में, कुरान में अल्लाह ताला ने जो इंस्ट्रक्शन भेजा है, उसमें एक हदूद क्राइम है, क्राइम अगेंस्ट अल्लाह विच कैन नॉट बी फॉरगिवन। और वो क्राइम क्या है? 5-6 है। एक है डीलिंग विद एनी काइंड ऑफ इंटॉक्सिकेंट। न खाना है, न पीना है, न उससे व्यापार करना है, न उसकी प्रोसेसिंग करनी है, न उसकी खेती करनी है। और ये तालिबान का पूरा मामला, अफगानिस्तान का पूरा मामला तो अफीम और हशीश और हीरोइन, वेरी सीरियस काइंड ऑफ नशीले पदार्थों को, उसका खेती भी करना है, प्रोसेसिंग भी करना है, ट्रेडिंग भी करना है, खाना भी है और खिलाना भी है। तो ये क्राइम अगेंस्ट अल्लाह, हदूद क्राइम, हद से बाहर जाना, which can neither be forgiven by temporal authority nor can be forgiven by secular authority। यानी ना तो मुल्ला माफ कर सकता है, ना स्टेट हेड माफ कर सकता है। बड़ी सीधी सी बात है। तो अमेरिका रशिया को रोकने के लिए इन मुनाफिकिन को, जिसको सारे मीडिया में, सारे बहसों में आप सुनेंगे मुसलमान, मुस्लिम, मोहम्मदन शब्द नहीं सुनेंगे। मोहम्मद के फॉलोअर, ये शब्द भी इन लोगों ने ड्रॉप कर दिया है। इन लोगों ने नया शब्द लिया है, मुस्लिम और मुसलमान। ये मुसलमान नहीं है, मुनाफिक है। नॉट अबाइडिंग, नॉट फॉलोइंग, नॉट ऑब्जर्विंग द कैनन्स ऑफ कुरान। तो इसको मिलिट्री, यूनाइटेड स्टेट्स की आर्मी ट्रेन कर रही है, आर्मामेंट दे रही है, रॉकेट्स दे रही है, दुनिया भर की चीजें दे रही है, और इनको नॉन स्टेट प्लेयर्स के रूप में खड़ा कर रही है। यानी
इनकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेता है, कोई भी स्टेट इनकी जिम्मेदारी नहीं लेता। इनकी जिम्मेदारी अफगानिस्तान नहीं लेगा, सऊदी अरेबिया नहीं लेगा, ईरान, इराक, फलाने ढिकाने कोई नहीं लेगा। और इसके कितने गंभीर अर्थ हमारे पक्ष में हैं और चीन के विपरीत है, इस पर अभी हम आएंगे। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने यहाँ पहले वो उसामा बिन लादेन था, उसामा बिन लादेन के समय अलकायदा है, तालिबान है, ये सब अलग अलग नाम है हमारे लिए मोटा मोटी। ये वो मुनाफिक हैं जो इस्लाम का, जिहाद का चादर ओढ़ के भयंकर हदूद क्राइम करते हैं, मुनाफिक हैं। तो इनको अमेरिका ने खड़ा किया सोवियत रशिया से निपटने के लिए। उसके बाद उसामा बिन लादेन वहां पर ट्विन टावर पर, इनका कहना है कि साहब बॉम्ब वॉम्ब डाला, तो उसको निपटाने के लिए लंबी लड़ाई चली। लंबी लड़ाई में क्या है, अमेरिका बम्बार्ड कर रहा है, कारपेट बॉम्बिंग कर रहा है, इनका सफाया कर रहा है। सफाया करने के प्रोसेस में स्टेट एजेंसी को कमजोर कर रहा है और नॉन स्टेट एजेंसी को खड़ा कर रहा है। इन नॉन स्टेट प्लेयर्स का इंटरनेशनल लॉ में कोई भी राइट नहीं है। अगर स्टेट आर्मी है तो उसके बहुत से राइट्स और ड्यूटीज हैं इंटरनेशनल लॉ के तहत, किंतु अगर नॉन स्टेट प्लेयर है, भाई उससे लड़ना था तो आप अफगानिस्तान के फौजों को खड़ा कर दिए होते। अफगानिस्तान के फौजों को नहीं खड़ा किया गया है, नॉन स्टेट प्लेयर्स को खड़ा किया गया। अब जो तुरंत घटना हुई वो क्या घटना हुई कि अमेरिका में एक लंबी बहस चल रही है कि भाई कहाँ ये मिडिल ईस्ट के नॉन स्टेट चुटपुट प्लेयर्स में आप उलझे हुए हो, और इस उलझने के कारण आप अपने मेन राइवल, जिसको सारे मीडिया में चीन कहा जा रहा है, चीन तो विक्टिम है। एग्रेसर कौन है, कम्युनिस्ट पार्टी, पहले माओ वाली, फिर डेंग वाली, और इस समय शी जिनपिंग के नेतृत्व वाली। तो अमेरिका में एक बहुत गंभीर बहस चल रही है कि इन चुटपुट प्लेयर्स को छोड़ो, और अमेरिका का जो वास्तविक सामरिक हित है, जो आर्थिक हित है, इसके लिए समस्या है, चीन कह लो, कम्युनिस्ट पार्टी कह लो, ये है। और हमको इसको सेटल करने के लिए ये साउथ चाइना सी, ये भी एक मिसनोमर है, लेकिन फिलहाल साउथ चाइना सी, और इससे बड़ी लड़ाई होगी इस चाइना सी में जहां कोरिया और जापान बैठा हुआ है। अभी फोकस साउथ चाइना सी पर है, तो इसको देखना है, इसको करना है। सो प्लीज गेट आउट फ्रॉम दी चुटपुट प्लेयर्स, नॉन स्टेट प्लेयर्स, आईएस, ये लड़े मरे निपटे, कोई मेजर इशू होगा तो हम देखेंगे। तो अमेरिका विड्रॉ कर रहा है। अब बहुत जगह आएगा कि साहब अफगानियों ने हरा दिया और अफगानियों से तो कोई नहीं जीता, और ऐसा है और वैसा है, ये बड़े भारी लड़ाके हैं और ये दुर्गम इलाका। अरे भाई ये कुछ भी नहीं है। जो लड़ाई चली है वो लड़ाई तो 45 के बाद सारी लड़ाइयों में एक पार्टी सोवियत रशिया है, कम्युनिस्ट रेजिम है, और दूसरी पार्टी ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। और अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सोवियत रशिया को कंटेन नहीं करता हर फ्रंट में, अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में, वियतनाम में, अफगानिस्तान में, ईरान में, इराक में, कुवैत में, तो हम लोग तो एक भयंकर नृशंस जेल में होते। हम लोग मतलब हम भारत के लोग नहीं, ये धरती पर होने वाले मनुष्य लोग। 7 करोड़ इन्होंने मार दिए, रशिया में 9 करोड़, यानी 700 लाख, 900 लाख। कहां पर, ये जिसको चाइना कह रहे हैं, 5-7 देशों का जो समूह है। और इसके अलावा दुनिया भर में कम्युनिस्ट जिस बर्बर ढंग से मारते हैं, वियतनाम में, कोरिया में, क्यूबा में, दुनिया भर के और देश। तो मीडिया में आएगा साहब कि अमेरिका डर के चला गया। अमेरिका डर के चला गया कि अपने सारे शत्रुओं को उलझा के चला गया। अब इस पर, और यहीं पर भारत के लिए स्पेस बन रहा है, बिना कुछ किए हुए जगदम्बा के द्वारा या काल प्रवाह के द्वारा स्पेस बन रहा है। क्या स्पेस बन रहा है, नक्शा मैं दिखा नहीं पाऊंगी, आप लोग नक्शा देखिए, भारत का नक्शा याद कीजिए, कश्मीर याद कीजिए। कश्मीर में इस तरफ पाकिस्तान लगा है, उधर से अफगानिस्तान उसके ऊपर से आता है, और उसके ऊपर से ये 3 देश आते हैं, 5 जो स्थान बताते हैं हम आप लोगों को,
कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिक, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान, तो 3 स्टेट की बाउंड्री अफगानिस्तान को टच करती है। यहीं पर टच करता है पाकिस्तान का बाउंड्री, तो बहुत लंबा सा टच करता है, और यहीं पर टच करता है ये सिक्योंग, यानी कश्मीर के ठीक ऊपर अगर देखें तो एक थोड़े से एरिया में इस सारे देशों की बाउंड्री टच करती। क्यों टच करती? अरे भाई, सब भारत भूमि है। कब तक है? महाराजा रणजीत सिंह तक सब भारत भूमि है। महाराजा रणजीत सिंह का 1839 तक इसमें राज है, और उसके बाद तक राज है, 1850 से 1860। और इसके बाद जब अंग्रेज इसको इसका टेक ओवर करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये सब भारत भूमि है। पहली बार ताशकंद और समरकंद पर कब्जा जारिस्ट रशा करता है। ये इसके बाद मिड 19 सेंचुरी 1850 के बाद है, शायद 54-52 में कभी कब्जा करता है। तो अब संयुक्त राज्य अमेरिका चला गया, तालिबान फ्री हो गया। तालिबान को लड़ना है, मतलब अफगानिस्तान पर कब्जा करना है। उसको ना कब्जा करना है ना लड़ना है, इन नॉन स्टेट प्लेयर्स को अपने बहुत क्षुद्र स्वार्थों को पूरा करना है। तो जबरदस्त अफीम की खेती करनी है। जितने भी इस्लामिक देशों में या मुनाफिकीन देशों के जो नॉन स्टेट प्लेयर्स हैं, उनकी इसको लीडरशिप लेनी है। तो ये जो सिक्योंग सटा हुआ है, इस सिक्योंग को मीडिया में हम लोग सुनते हैं उइगर उइगर लोग अभी फिलहाल मुसलमान हैं। चीन इनको बहुत बुरी तरह नृशंसता से दबा रहा है। इनको क्या बना रहा है? कम्युनिस्ट बना रहा है। दाढ़ी नहीं रख सकते हैं, नकाब नहीं नकाब, वो नकाब क्या, हिजाब, वो क्या कहते, बुर्का नहीं लगा सकते हैं। मुसलमानी नाम नहीं रख सकते हैं, मुसलमानी नाम कुछ होता नहीं है। वो रामदान, जिसको ये रमजान कहते हैं, उसमें रोजा नहीं रख सकते, वगैरह वगैरह, ईद नहीं मना सकते हैं, दुनिया भर की चीज। अब ये जो ये जो तालिबान है, लूज फूड्स, जो कहीं भी मूव करते हैं, यहाँ नेशनैलिटी इशू नहीं है। एनीबडी कैन बी ए तालिबान। तालिबान का मतलब डिसाइपल, विद्यार्थी, लड़ने वाला, सीखने वाला। तो एनीबडी कैन बी तालिबान, एनीबडी कैन बी अलकायदा, एनीबडी कैन ज्वाइन ISIS, ये हम लोगों को पता है। तो इस कम्युनिस्ट पार्टी का प्रॉब्लम है कि कहीं ये उइगरों को भड़काए नहीं, और निश्चित भड़काएगा लीडरशिप लेने के लिए। लीडरशिप नहीं लेता है। अभी ये मीडिया में आ रहा है कि साहब, चाइना चाइना नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी तालिबान से डील कर रहा है। यानी दो नॉन स्टेट प्लेयर्स बात कर रहे हैं। दो नॉन स्टेट प्लेयर्स क्या बात कर रहे हैं कि साहब, तुम आकर यहाँ उइगरों को मत भड़काना। उसको भड़काना ही भड़काना है। नहीं भड़काएगा तो उसका दो कौड़ी का इज्जत नहीं रह जाएगा मुनाफिकनों के बीच में, या मुसलमानों के बीच में, या इस्लामिकों के बीच में, या उसका जिहाद करने का जो पोस्चर ले रहा है। ध्यान दीजिए, कर नहीं रहा है, पोस्चर ले रहा है। ये जो पूरा एरिया है, ये परसेप्शन का एरिया है, लीगैलिटी का एरिया नहीं है। ये डिजुरे तो है ही नहीं, डिफैक्टो भी नहीं है। ये वहम क्रिएट करने का एरिया है। क्या वहम क्रिएट करने का एरिया है? कि साहब, हम लीडर हैं। कौन हम? ISIS नहीं लीडर है, तालिबान लीडर है। अलकायदा तो निपटा दिया हमने, और भी जो दुनिया भर के ग्रुप्स हैं इनके, वो लीडर नहीं है, हम लीडर है। तो अगर आपको लीडरशिप लेनी है, तो सबसे ज्यादा जो ऑप्रेस्ड आपका क्या है, बिरादर है। बिरादर कौन है? ये उइगर मुस्लिम, जिसको कौन क्रश कर रहा है? तो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी क्रश कर रही है। तो कौन हुआ? काफिर हुआ। एथेइस्ट भी काफिर है। तो इस काफिर से मोर्चा लेना है। एक, आगे पीछे। दूसरा, अगर इस तालिबान को नोट कमाना है, तो केवल अफीम से क्यों नोट कमाएंगे भाई? हम रैंसम मनी क्यों नहीं लेंगे? और रैंसम मनी क्या है? इस पूरे इलाके से होकर जो गैस की पाइपलाइन जा रही है, जो तेल की पाइपलाइन जाएगी, जो वन बेल्ट वन रोड वाला
कम्युनिस्ट पार्टी का सपना है वो पूरा तो इस इलाके से है ना, या इस इलाके से भी गुजरता है। तो अगर इतना बड़ा एरिया भी गुजरता और आपने कट कर दिया तो पूरा ये प्रवाह डिस्टर्ब हो जाता है। तो रैंसम मनी भी तो लेना है। अभी हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं कि अखबारों में इधर उधर कि बलूचियों ने इतने चीनियों को मार दिया। तो अभी तो अखबार में जो आ रहा है मैं उसकी बात कर रही हूँ। अब बलूचियों ने मारा कि सीधे पाकिस्तानियों ने मारा कि आर्मी ने मारा कि यूनाइटेड स्टेट्स से या सोवियत रशिया के इंस्पायर्ड इंजीनियर्ड ग्रुप्स ने मारा। जो मारता है वो यथावत मीडिया में नहीं आता है। मीडिया में वो आता है जिससे कि परसेप्शन क्रिएट होता है। कौन सा परसेप्शन? जो इंटरेस्टेड पार्टी को क्रिएट करना है। जो इंटरेस्टेड पार्टी जिस मीडिया के चैनल को या प्रिंटेड मीडिया को या इंटेलेक्चुअल्स को या मीडिया पर्सन को फंड करते हैं, तो स्वाभाविक है जहां की फंडिंग है वहां का जो इंस्ट्रक्शन है वही काम करना है। तो नॉन स्टेट प्लेयर तालिबान का इस इलाके में सक्रिय होने का मतलब है कि अब कोई भी गड़बड़ी अगर हो रही है किसके साथ? कम्युनिस्ट पार्टी के वन बेल्ट वन रोड के साथ, तो पाकिस्तान भी पल्ला झाड़ देगा। जी हमने थोड़ी किया, वो तो तालिबान ने किया। अफगानिस्तान की सरकार भी पल्ला झाड़ देगी, हमने थोड़ी किया, उसने किया। अब जो अगला यहां से सटे हुए 3 स्थानों, अब मेरे को नाम में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, नक्शा सामने नहीं है मेरे ऊपर। 3 स्थान में ये सोवियत रूस से अलग हो गए हैं, लेकिन यहाँ का जो पूरा जो आर्मी है, नेवी तो है नहीं, एयरफोर्स है, इसका पूरा ट्रेनिंग हैंडलिंग की पर्सोनल्स तो रशिया वाले ही लोग हैं। तो रशिया का और चाइना का तो जबरदस्त राइवलरी है, जियोपॉलिटिक्स पड़ोसी से राइवलरी होता ही है। तो ये तीनों भी अगर डिस्टर्ब करते हैं, यानी रशिया यदि भी डिस्टर्ब करता है तो भाई हमने थोड़ी किया, ये तो नॉन स्टेट प्लेयर ने किया। तो ये अब हम चीन भी नहीं कहेंगे, कम्युनिस्ट पार्टी भी नहीं कहेंगे, शी जिनपिंग कहेंगे। तो ये जो शी जिनपिंग का एम्बिशन है, इसको चारों तरफ से पंक्चर करने के लिए सामने एक फेस है तालिबान। तालिबान करता है, तालिबान नहीं करता है, नॉन इशू है। एनीबडी पंक्चरिंग शी जिनपिंग्स बलून goes to the credit of Taliban. Taliban may own up, Taliban may not own up. Taliban's dealing with Xi Jinping, happy, not puncturing, not happy, puncturing but putting the blame on पाकिस्तान, पाकिस्तानियों ने किया। अब ये पूरे इलाके में लोगों की शक्लें तो एक सी हैं। तो ये वाला है कि वो वाला है, यानी ये वो का देखिए, अफगानी, पाकिस्तानी, 3 स्थान वाले 5, और मेन प्लेयर उधर से रशिया, मेन प्लेयर इधर से अमेरिका, और मेन प्लेयर से इधर से मोदी जी, डोभाल जी। कोई भी दमदार मर्द किस्म का इंटरनेशनल या वर्ल्ड लीडर होने का एम्बिशन रखने वाला और दम रखने वाला हेड ऑफ द स्टेट या स्टेट अपरेटस का मुखिया, डोभाल जी जैसे हैं, आर्मी हमारी है, हाउ कैन दे टॉलरेट एंड परमिट अ नॉन स्टेट प्लेयर से शी जिनपिंग, कम्युनिस्ट पार्टी का जो शी जिनपिंग है, वो हमारे घर में आके उत्पात करे। अरे पाकिस्तान 14 अगस्त को इसको भारत कह रहे थे कि पाकिस्तान कह रहे थे? लेट अस से पश्चिमी भारत। अफगानिस्तान 1962 में हमारा गांधार प्रदेश है। 1860 में महाराजा 1800 उनका 39 तक या 33 तक है उनका देहांत।
तब तक उनका राज्य है। कोहिनूर वहीं से आया था ना हमारे यहाँ, जगन्नाथ जी को चढ़ना था, पुरी में चला गया, इन अंग्रेजों ने, लालची तो है ही है, ये ले गए इंग्लैंड। तो नरेंद्र मोदी, डोभाल, ये तो हम दो नाम कह रहे हैं क्योंकि ये दो नाम पब्लिक डोमेन में है। आप मान के चलिए पब्लिक डोमेन के जो दो नाम होते हैं, ये चेहरा है, दिमाग तो यहाँ है मेरे बाल के भीतर। ये जो मैं बोल रही हूँ ये चेहरा थोड़ी बोल रहा है, ये भीतर बोल रहा है, और भीतर इनविजिबल है। तो जब मोदी जी और डोभाल हम कह रहे हैं तो ये विजिबल फेस है, फेस इज एनीवे, इस मामले में फेस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। लेकिन और बहुत से हैं मजबूत लोग, दे वुड नॉट टॉलरेट। ये कल का कम्युनिस्ट पार्टी 1949 में सबकी कृपा से इस पूरे इलाके का कब्जा किया हुआ भारत के क्षेत्र में छेड़छाड़ करे। अरे जब तक नेहरू था, जब तक इंदिरा गांधी थी, जब तक ये मनमोहन सिंह तो बेचारा, वो क्या रिमोट से चलाते हैं, रिमोट माने द रियल लीवर वॉज इन द हैंड ऑफ सोनिया गांधी, ये लोग थे। तो इन लोगों ने इस कम्युनिस्ट पार्टी को इस इलाके में फैलाने में पूरी मदद की। लेकिन हम आ गए हैं तो हम इनको तोड़े फोड़ेंगे, और तोड़ने फोड़ने के लिए तालिबान से अच्छा फेस कहां से मिलेगा। कुछ भी किसने किया, तालिबान ने किया। तो अब एक अगली बात, ये जो नॉन स्टेट प्लेयर्स होते हैं, इनके हित, इनके इंटरेस्ट, इनके लक्ष्य, इनके एम्बिशन अल्पकालिक होते हैं, छोटे होते हैं, साल भर, 2 साल, 4 साल, 5 साल, ये कोई 50-100 साल की प्लानिंग नहीं करते हैं क्योंकि इनकी लाइफ ही नहीं है ये। साथ में इनके इंटरेस्ट बहुत छोटे होते हैं, क्षुद्र होते हैं, स्मॉल होते हैं, इनसिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे तालिबान का, अब तालिबान तो एक नाम है, अखबारों में आ रहा है जी 60,000 लड़ाके हैं, तो मान के चलिए की पर्सन 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 10 होगा। 10 में एक अभी है, वो उतरेगा, दूसरा चढ़ेगा, तीसरा चढ़ेगा, और उतरता चढ़ता रहेगा। तो इंटरेस्ट तो ये शुरू के 10 वालों का है। शुरू के 10 वालों का क्या इंटरेस्ट है? बहुत पैसा कमा लेना, और उस पैसे से क्या करना? ये जो बड़ा सा आर्मी है जिसके पास जितना है उसकी फंडिंग वंडिंग, उसको आर्मामेंट देना, इक्विप करना, अपना दबदबा रखना। इसके अलावा बहुत ही एबनॉर्मल किस्म का कंजम्पशन, में ध्यान दीजिएगा, एबनॉर्मल किस्म का कंजम्पशन, अ वेरी परवर्स काइंड ऑफ सेक्सुअलिटी, very perverse kind of living habits, eating habits, sleeping habits, very perverse kind of luxuries। इसमें कोई ज्यादा पैसा तो खर्च होता नहीं है। तो ये इनके दो हैं लक्ष्य। फिर इनके लक्ष्य क्या है? भाई लीडर ये वाला, इसको हटाओ, लीडर हम हैं, बूढ़ा हो गया, बीमार हो गया, घायल हो गया, नहीं तो कॉन्स्पिरेसी में उसको काट दिया, मार दिया, हटा दिया। तो इन नॉन स्टेट प्लेयर्स का जो इंटरेस्ट है, अब एक कहा तालिबान, तो तालिबान में 50,000 तो मैटर ही नहीं करते। 50,000 को तो खाने को दे दो, सेक्सुअल प्लेजर का इंतजाम कर दो, ऑफ लोएस्ट परवर्स, मोस्ट परवर्स काइंड ऑफ प्लेजर, थोड़ा रहने सहने का इंतजाम कर दो। फिर 50,000 ये छट गए 10,000, 10,000 में भी अधिकतम महत्वपूर्ण 100-200 में लीडरशिप की लड़ाई 10-12 की। तो ऐसी स्थिति में जस्ट एनीबडी कैन डील विद देम, कैन हैंडल देम, कैन मेक देम दियर अलाई एंड ड्रॉप। ये एनीबडी कौन है? एनीबडी कैन डू, स्टेट प्लेयर्स। स्टेट का स्टेट से डीलिंग मुश्किल होता है। स्टेट का एलाई स्टेट को बनाना लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। जैसे भारत और पाकिस्तान 90% मामलों में एलाई नहीं हो सकते, क्रिकेट विकेट खेल ले, पानी वानी के मामले में पड़ोसी होने के नाते हो रहा है, लेकिन उसमें भी झगड़ा है। लेकिन ये तो
बिकाऊ भी तो बहुत सस्ते टाइप के बिकाऊ, बहुत छोटे से कम चीज से ये हैंडल हो जाते हैं। तो यानी टॉप के 100 या 10 को चीन हैंडल कर सकता है, भारत हैंडल कर सकता है, पाकिस्तान हैंडल कर सकता है, ये पांचों स्थान हैंडल कर सकते हैं, अमेरिका हैंडल कर सकता है, रूस हैंडल कर सकता है। तो अब सवाल ये होगा कि ये हैंडलिंग अल्टीमेटली किसके पक्ष में जाएगी? अल्टीमेटली किसके पक्ष में जाएगी ये तो नहीं पता, लेकिन अल्टीमेटली ये कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ जाएगी। कैसे जाएगी? 21वीं सदी में यूरोपियन पावर्स को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ झुआंगहुआ को या शी जिनपिंग को कंटेन करना है, फाइनल है। रूस को भी कंटेन करना है, जापान को भी कंटेन करना है, भारत को भी कंटेन करना है, इन पांचों स्थानों को भी कंटेन करना है। तो ये जो नॉन स्टेट प्लेयर तालिबान है, ये जो भी यहां घटना घटेगी वो सारे प्लेयर्स एक तरफ है, स्टेट प्लेयर्स, और ये शी जिनपिंग वाला नॉन स्टेट प्लेयर या स्टेट प्लेयर कम्युनिस्ट पार्टी ये एक तरफ है। तो तालिबान नॉन स्टेट प्लेयर का इस्तेमाल करेंगे ये वाले कौन? ऊपर से चलिए, सोवियत रशा, उसके 5 एलआई, ये पांचों स्थान, या ये 5 हमारे एलआई, हम थोड़ी देर बाद उस पर आएंगे, ये हमारे एलआई या पाकिस्तान या अफगानिस्तान। पाकिस्तान क्या भला है भाई? पाकिस्तान का मतलब कोई एक है क्या? तो अभी वाला इमरान अलग है, तो भुट्टो वाले के बच्चे अलग हैं, तो ये नवाज शरीफ वाले के अलग हैं, तो मुशर्रफ वाले के कुछ और होंगे। ये 4-5 नाम तो मीडिया में है, पब्लिक डोमेन में है। जो अभी पब्लिक डोमेन में नहीं है वो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स होंगे। सो ये सब प्लेयर भी तो फॉर डिफरेंट रीजंस या स्वयं को वहां स्थापित करने के लिए इन नॉन स्टेट प्लेयर से खेल करेंगे। तो इसपे जो सबसे बड़ा कैजुअलिटी जिसका है वो तो कम्युनिस्ट पार्टी का है। कम्युनिस्ट पार्टी का पूरा फोकस शी जिनपिंग का, कम्युनिस्ट पार्टी भी छोड़ो, शी जिनपिंग का पूरा फोकस क्या है? ये जो पूरा का पूरा इलाका है, यानी कि दो तरफ से उसको चीन जो चारों तरफ से घिरा हुआ है, इससे निकल कर कनेक्ट होना है सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट जिसको कहते हैं, इन दोनों के एनर्जी हब से। यहाँ पेट्रोलियम भी है, गैस भी है, फिर डीजल फीजल वो उसका ऑफशूट भी है, इससे कनेक्ट होना है। फिर अपना जो सामान इसको भेजना है वो या तो साउथ से भेजे, मलक्का ट्रेट से होके भेजे। मलक्का ट्रेट में लगातार तूफान, परेशानी, दिक्कत होगी, इसलिए ये इतना मुश्किल वन बेल्ट वन रोड जो कह रहा है, ना रोड बनेगा ना बेल्ट बनेगा, ट्रेन वेन का रास्ता बनेगा, क्योंकि बड़े सामान की जो ढुलाई होनी है वो सड़क से थोड़ी होनी है, वो तो रेल मार्ग से ढुलाई होनी है। तो ये, और वो जो गैस की पाइपलाइन जानी है, पेट्रोलियम की पाइपलाइन जानी है, वो अंडरग्राउंड जानी है, पानी के अंदर से भी, इस इलाके के अंदर से भी जानी है। इसके अलावा जो रॉ मटेरियल आना है, जो रॉ मटेरियल, सार में कहें शी जिनपिंग को जो एक्सपोर्ट करना है और शी जिनपिंग को जो इंपोर्ट करना है, या तो मलक्का ट्रेट से आएगा। मलक्का ट्रेट कहाँ है? सिंगापुर खोजिए बस नक्शे में, वो जो लंबा वाला ये प्रायद्वीप निकला है, जिसको मलाया, मलय, मलेशिया, बोर्नियो, नीचे जावा वाला इलाका है, वहां सिंगापुर ढूंढिए और सिंगापुर से जरा सा ऊपर देखिए तो आपको मलक्का ट्रेट नजर आ जाएगा। तो ये जो मलक्का ट्रेट है, यहां जब ब्लॉक करेंगे इसको, तो ये शी जिनपिंग अपना एक लैंड रूट चाहता है, जिस लैंड रूट से ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता रहे। तो तालिबान के इस इलाके में आने का मतलब है तालिबान 100% शी जिनपिंग का हो जाए। तो ये तो इनका स्वभाव नहीं है, ये तो किसी के नहीं होते हैं।
एक लकड़बग्घा होता है, सियार और कुत्ते और भेड़िए के बीच की चीज। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं याद नहीं आ रहा है। ये 10-20 किसी पर भिड़ जाए तो नोच काट खा जाए, खत्म ही कर दे। ये कोई ना फ्रेंडशिप वाले लोग होते हैं, ना किसी को मालिक बनाने वाले लोग होते हैं। ये केवल और केवल अपना पेट भरने वाले लोग होते हैं। और पेट भरने का मतलब भोजन नहीं है, वो सब जो मैंने बताया। A very perverse kind of sexuality, very perverse kind of eating, very perverse kind of lifestyle, and very perverse kind of luxuries. ये इनके 60,000 में किसका इरादा हुआ? एक 50-55 हजार का, ऊपर के 5,000 का ऑन ए बिगर स्केल, यही सब, और प्लस दबदबा। तो ये जो लकड़बग्घे किस्म के फ्री बूटर्स हैं या नॉन स्टेट प्लेयर्स हैं, ये किसी के सगे नहीं होने हैं। तो सारा स्ट्रेटेजिक मामला, यानी दो स्ट्रेटेजिक बॉटलनेक बन गए। एक ये मलक्का स्ट्रेट में स्ट्रेटेजिक बॉटलनेक है। स्ट्रेटेजिक बॉटलनेक है कैसा? इंपोर्ट एक्सपोर्ट। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भाई कुछ चीज तो हम बंद कर दें, एनर्जी का हम क्या करें? और लड़ाई झगड़ा हो तो उसमें आर्मामेंट का आना जाना और बाकी सब। और दूसरा बॉटलनेक बनेगा ये वाला इलाका। अब इसमें जो एक तीसरा एक अगला फैक्टर जो और है, ये पांचों स्थान, जिसके बारे में कहीं कोई भारत के अकेडमिया में, भारत के प्रिंट मीडिया में, भारत के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, जिसको टीवी चैनल, ऑनलाइन डिबेट, सोशल मीडिया क्या क्या कहते हैं, कहीं कुछ नहीं। मैं थोड़ा बहुत तो देखती रहती हूँ, कहीं कुछ नहीं है। 2013 में पतंजलि योगपीठ के आस्था चैनल पर स्वामी जी महाराज यानी स्वामी रामदेव जी महाराज ने 40 दिन का चलवाया था ये पूरा सेशन, कि भाई भारत के लिए जो कुछ आवश्यक है वो एक 40 दिन का लेक्चर 2 घंटे 2.5 घंटे का आस्था चैनल पर चला था। यूट्यूब पर बहुत कुछ उसमें से उपलब्ध है। मैं तब से इन पांचों स्थानों की बात कर रही हूँ, और वो अचानक ऐसे सरफेस पे आ जाएंगे। 2 या 3 दिन पहले मुझे ध्यान आ रहा है, शायद एक न्यूज चैनल है, न्यूज नेशन या क्या, यूं ही सा है, लेकिन वो इंटरनेशनल अफेयर्स पर कुछ कुछ दिखाता रहता है। तो वहां पर पांचों स्थान में जो युद्ध की तैयारी चल रही है, तालिब, पांचों में नहीं, 3 में, 3 जिनका बॉर्डर इस अफगानिस्तान से लगा हुआ है, और उसके जो विजुअल्स थे, तो स्वाभाविक है न्यूज नेशन या जो भी चैनल था, इसकी टीम तो वहां गई नहीं थी। ये वो फुटेज थे जो वहां से रिलीज किए गए थे दुनिया भर के इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया के लिए। ध्यान दीजिएगा ये खास बात। अब उसको देख के नहीं लगता था ये कुछ यूं ही से किसी आर्टिफिशियल नेशन स्टेट की सेना का जमावड़ा है। तो यहाँ ध्यान देने का जरूरत है, संपूर्ण 20वीं शताब्दी में ये इलाका मोटा मोटी रूस, पहले जार वाला, फिर सोवियत रूस वाला, फिर सोवियत रूस के विखंडन के बाद आज तक मोटा मोटी, खास करके सैन्य, रक्षा, विदेश नीति, 3 हम लोग का फिलहाल है। ये तीनों पूरी तरह रूसियों के द्वारा या रसियों के द्वारा, रूस गलत शब्द है, रस सही शब्द है, रस, रसिया, पता नहीं काहे रूस रूस कहते हैं, तो रशियंस, तो रसी लोगों के द्वारा ये माने पूरा का पूरा बनाया गया है, किया गया है, सब कुछ है। तो ये फुटेज अगर मीडिया में जा रहा है तो विद रशियन परमिशन, नॉट परमिशन, विद रशियन डिजाइन। And what is this design? These 5 stans, हिंदुस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब भारतीय स्थान है ना। स्थान का था का ता, हम लोग इटली बोलते हैं, इटली वाले इटली बोलते हैं, ता का ता बोलते हैं, था का ता बोलते हैं। तो
ये जो पूरा इलाका है, या इसको कहें ये जो सेंट्रल एशिया का ये वाला हिस्सा है, ये माने अन इनहेबिटेटेड है, बहुत थोड़ी सी पॉपुलेशन है, बहुत छीट छाट पॉपुलेशन है। क्यों है? पहाड़ है, पठार है, बहुत ठंडा है, बहुत गर्म है, सूखा है, रेगिस्तान है। छोटे छोटे पॉकेट्स हैं जहाँ खेती बाड़ी है, छोटे छोटे पॉकेट्स हैं जहाँ भेड़ और बकरी का पालन है, छोटे छोटे पॉकेट्स हैं जहाँ घोड़े हैं, बहुत घोड़े वाले इलाके तो बड़े बड़े हैं। तो आदमियों के रहने लायक और जीने लायक स्थिति छोटी छोटी जगह है। इस पर अलग एक भाषण सेंट्रल एशिया पर मैं करने वाली हूँ, जियो पॉलिटिक्स को, तब विस्तार से बात करूंगी। तो ये स्कैटर्ड स्मॉल ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं, बट स्ट्रेटेजिक में मान लीजिए आप मिलिट्री के युद्ध के ध्यान से स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट एरियाज। तो ये पूरा का पूरा रूस के कंट्रोल में है। और आज के दिन जी तो हम लोग मीडिया में पढ़ते हैं कि ये सब मुसलमान हैं। हम मीडिया में कहीं नहीं पढ़ते हैं कि जी कल तक तो ये सब के सब संस्कृत भाषी थे। हम ये कहीं नहीं पढ़ते हैं जी कि 1556 में जो खुदाइयां हुई इस इलाके में, उसमें शंकर भगवान है, उसमें गंगा जी हैं, उसमें दुर्गा जी हैं, और दुर्गा जी भी वो 10 प्रहर धारणी और महिषासुर का वध करती हुई मकर वाहिनी गंगा। हम ये भी नहीं पढ़ते हैं लंबोदर और वो एक दंत गणेश हैं। हम ये भी नहीं पढ़ते हैं वज्रधारी इंद्र हैं। ये सब तो अभी 20वीं शताब्दी की खुदाई है, और खुदाई नेहरू जी तो करवाए नहीं थे। खुदाई जापान वालों ने किया है, स्वीडन वालों ने किया है, रूस वालों ने किया, बड़े सारे जर्मनी वर्मनी वालों ने खुदाई की है, बहुत सारी टीम्स गई है। इस पर मैं विस्तार से बात करूंगी। तो ये लोग पुराने संस्कृत भाषी हैं। संस्कृत भाषी के बाद जो इनकी तुर्की चगताई भाषा है, तुरुस्क चगताई भाषा है, ये भी संस्कृत बेस्ड है। और ये लोग 100 साल तक, 100 साल, 70 साल, 80 साल कम्युनिस्टों के कब्जे में रहने के कारण एथेइस्ट हैं। इनका ये जो सारा लपड़ चपड़ चल रहा है ईरान में और ये तालिबान में और सऊदी अरेबिया में, इससे इनका लेना देना नहीं है। ये 90 के बाद कहते हैं भाई तेल है, दुनिया भर के मिनरल्स हैं, आदमी कम है, इलाका बड़ा है, लेट अस लिव पीसफुली, हैप्पीली एंड रिचली एट लास्ट। भाई हमारे पास मिनरल है तो हम चैन से ही मिनरल बेच बाज के, हमारे पास एनर्जी है, गैस है, ऑयल है, तो इसको बेच बाज के लेट अस लिव कंफर्टेबली। सो वी डोंट वांट एनी नॉनसेंस ऑफ तालिबान, any nonsense of ISIS, any nonsense of Al Qaeda, any nonsense of Pakistan, Afghanistan. We want to live comfortably, richly, peacefully, happily, in good relationship with the Indians, in good relationship with also रशियंस एक्स मास्टर्स। तो ये जो पांचों स्थान के नागरिकों की जो आकांक्षा है, जो एस्पिरेशन है, जो सपना है सुख से समृद्धि से रहने का, इसके नेचुरल एनिमीज आ गए तालिबान। तो इन पांचों को या इन तीनों को इनसे निपटना है। 3 का बॉर्डर मिलता है, निपटना पांचों को है। क्यों निपटना है पांचों को? 20वीं शताब्दी में और 19वीं शताब्दी में, खास करके 20वीं शताब्दी में दुनिया भर के आर्टिफिशियल स्टेट बनाए गए। ये मैंने अपने कई भाषणों में विस्तार से बताया है आपके चैनल पर। ये जो आर्टिफिशियल लाइन खींची गई, ये इसको इतनी with malafide intention and mischief, अब इसमें डेलिबरेटनेस है, जानबूझकर बदमाशी से ऐसे खींची गई। एक भाषा बोलने वालों को 2 नेशन स्टेट में बांट दिया, एक एथनिक ग्रुप को
2 नेशन में बांट दिया, एक प्रकार के रिलीजियस बिलीफ वालों को 3 जगह बांट दिया। तो बॉर्डर तो 3 का मिलता है लेकिन इंटरेस्ट 5 का है, यानी सेक्युलर, एथेइस्ट, नॉर्मल, hedonistic desires of these people clashes directly with Taliban and clashes directly with Communist Party. अरे कम्युनिस्ट पार्टी से तो जान छुड़ा के अब आए हैं, so they have terrible feeling, terrible hatred of communism. अभी सोवियत रूस से जान छुड़ा के आए, रगड़ के मारा था। तो चीन वाले कम्युनिस्ट पार्टी से भी नफरत है, साथ में तालिबान से जो एलाई कर रहा है, दोस्ती कर रहा है। तालिबान इनका शत्रु, कम्युनिस्ट पार्टी इनका शत्रु। तो तालिबान से दूसरा कम्युनिस्ट पार्टी जो शी जिनपिंग का जो इतना मजबूत तो नहीं, ऐसा ढीला ढाला जो अलायंस बन रहा है, दिस अलायंस इज अनफेवरेबल to the aspirations of, to the hedonistic, यानी अरे सुख से रहें, आनंद से रहें, नाच गा बजा के रहें। आप लोगों को हम अगली बार हो सकता है इसी सिलसिले में एक भाषण और दें। हम राहुल सांकृत्यायन का इन 5 स्थान के बारे में बताएंगे जो क्रूशियल भूमिका अदा करेगा तालिबान फालिबान को निपटाने में, उइगर मामले को निपटाने में, शी जिनपिंग के डिजायर को कॉन्स्टेंटली पंक्चर करने में। तो ये जो हमारा विषय है तालिबान, भारत के पक्ष में तेजी से बदलता समीकरण, इसमें मैंने एक चीज बताया था कि ये नॉन स्टेट प्लेयर हैं। दूसरी चीज मैंने बताया नॉन स्टेट प्लेयर होने के क्या मतलब है, वो अभी मैंने भारत के पक्ष का नहीं कहा। अभी हमारे शत्रु शी जिनपिंग, चीन हमारा शत्रु नहीं है, ध्यान दीजिएगा। चीन भारत का, हमारा मतलब हमारे देश का, हम भारतवंशियों का, हम भारतवासियों का शिष्य देश है, अनुगत देश है, मित्र देश है। यहाँ उनके मुख्य लोग आते हैं धर्मार्जन के लिए, पुण्यार्जन के लिए। मैंने ह्वेनसांग फाइयान से बहुत विस्तार से बताया है, आपके चैनल पर नहीं, शायद आपके चैनल पर भी बता देंगे। फिर मैंने बताया कि हमारे शत्रु का जो नुकसान है वो हमारा फायदा है। दूसरा मैंने बताया कि नॉन स्टेट प्लेयर्स के क्षुद्र स्वार्थ हैं, छोटे स्वार्थ हैं, वगैरह वगैरह, उसका कंपोजिशन क्या है, नेचर क्या है। तो कैसे सब का सब शी जिनपिंग के खिलाफ जाएगा। तीसरा मैंने बताया कि इस पूरे इलाके से जो ट्रैफिक है, ह्यूमन ट्रैफिक नहीं है, ऑयल का ट्रैफिक है। तो माने एक ट्रैफिक जमीन के भीतर है, पाइपलाइन के मार्फत है, और एक ट्रैफिक ऊपर होने की प्लानिंग चल रही है। ये ग्वादर वगैरह में अगर आएंगे तो इस इलाके से तो काफी मूवमेंट रहेगा। तो ये और ट्रैफिक क्या है, लाइक ब्लड वीन्स, जो हमारी नसें हैं जिससे खून दौड़ता है, इसको कहीं भी काट दीजिए पूरे शरीर को अफेक्ट करता है। तो ये केवल अफीम की खेती से पैसा कमा के तो चैन में नहीं पड़ेगा, ये रैंसम मनी लेगा। रैंसम मनी का मतलब चीन के किसी भी सिस्टम को बंदूक दिखाएगा और कहेगा देखो जी बंदूक हम नहीं दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं, तो तुम्हारा प्रोटेक्शन मनी के लिए, जो पोर्चुगाल वाले करते थे पहले, डकैत सब, डकैत भी क्या थे, उठाईगिर थे सब, ये उठाईगिरी का काम ये करेंगे। दैट विल हर्ट शी जिनपिंग्स डिजाइन। फिर मैंने एक और फैक्टर ऐड किया कि भाई ठीक, इसका दूसरा जो पड़ोसी है 5 स्थान, इन 5 स्थान की जो एस्पिरेशंस हैं, जो इरादे हैं, इनका जो वर्तमान पुतिन वाले रूस के साथ जो अलायंस है, पुतिन को जो शी जिनपिंग से निपटना है, और इस पूरे मामले में भारत सबका दोस्त है। भारत पुतिन वाले रूस का भी दोस्त है। कौन सा भारत? नरेंद्र मोदी वाला भारत। इसको थोड़ा 1 मिनट में समझ, या पहले कंक्लूड कर दूं फिर इसको समझाऊं। देखिए, भारत में मान लीजिए सोनिया गांधी है, तो वो शी जिनपिंग की दोस्त है। दोस्ती तो रेजिम का होता है ना, पॉलिसीज, नीतियां, निर्णय, रेजिम यानी
शासन करने वाला तंत्र, तंत्र में कौन बैठा है? तो नरेंद्र मोदी हैं तो हम पुतिन के मित्र हैं, नरेंद्र मोदी हैं तो हम जो बाइडेन के मित्र हैं, नरेंद्र मोदी हैं तो हम इन पाकिस्तान के मित्र हैं। अगर सोनिया गांधी हैं तो वो शी जिनपिंग की मित्र हैं, इमरान की मित्र हैं। और ये नहीं मेरा कहने का मतलब है कि ये दी डिसीजन मेकर हैं, बट यस, डिसीजन मेकिंग में दे आर लॉयंस, डिसीजन मेकिंग में ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, डिसीजन मेकिंग में आरएसएस जैसे संगठन जो ओपिनियन मेकर्स हैं और ओपिनियन को बहुत तेजी से एक पक्ष में ले जा सकते हैं या विरोध में खड़ा कर सकते हैं। और आरएसएस तो एक नाम है, ऐसे 25-50 संगठन है, मिलिट्री है, आपकी ब्यूरोक्रेसी है, सब जगह देशभक्त लोग भरे हुए हैं, सब जगह एक 10%, 15% तो बहुत शार्प, ब्रिलियंट और बुद्धिमान लोग भरे हुए हैं, 50% तो वो कैरियरिस्ट, मूर्ख, डल, स्नॉबिश लोग हैं अपने ब्यूरोक्रेसी में तो खास करके। लेकिन 10-15% तो वेरी शार्प, वेरी ब्रिलियंट और देशभक्त, तो मतलब देशभक्त कॉन्शियसली, ऐसे तो ज्यादातर लोग देशभक्त है, कॉन्शियसली देशभक्त 50% लोग हैं। तो ये जो भारत है, जहाँ जिसकी लीडरशिप फिलहाल नरेंद्र मोदी के हाथ में है, ये भारत पुतिन का भी दोस्त है, इन पाकिस्तान का भी दोस्त है, ये अफगानिस्तान की शांति और सुख चाहने वाली जनता की भी दोस्त है। ये अफगानिस्तान के डिजुरे और डिफैक्टो शासन, इस वक्त दोनों, डिजुरे मतलब जो लीगल शासन है, डिफैक्टो मतलब अभी तो चला ही रहा है, शायद ये आगे भी चला लेगा, इस शासन, लेजिटिमेट शासन की मित्र है भारत के नरेंद्र मोदी के शासन वाला भारत। ये अमेरिका का भी दोस्त है, ये जापान और ऑस्ट्रेलिया का भी दोस्त है, ये क्वाड का मेंबर है। और ये सारे फैक्टर्स शी जिनपिंग के सपने में, बलून में, ध्यान दीजिए मेरे शब्द, सपना, एम्बिशन, डिजायर, उससे छोटा कर दिया बलून, बलून से भी छोटा कर दिया बबल। बबल में, बबल को तो जरूरत से ज्यादा फैल गया तो खत्म। अपने लोग साबुन का, गुब्बारा का बबल उड़ाते थे ना, गुब्बारा है तो पिन लगाने की जरूरत है, लेकिन अगर सपना है, अगर उसका एम्बिशन है, तो फिर लड़ाई तेज होती है। तो सपना, एम्बिशन, डिजायर के बाद मैंने कहा बलून, बलून के बाद मैंने कहा बबल। हो सकता है शी जिनपिंग के बबल को तोड़ने में ये तालिबान एक बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएबल, अकेला तो नहीं होगा बट वेरी इंपॉर्टेंट वेरिएबल होगा। अब इस पूरे में जो टाइम खत्म हो रहा है, मैं आखिरी बात कह रही हूं, भारत की केंद्रीयता उभरेगी, उभर रही तो है ही है काफी दिनों से। मैंने पहले बताया है कि 1990 से ही वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और दुनिया भर के इंटरनेशनल एजेंसीज के फोरम पर बात होने लग गया था कि भारत और चीन सुपर पावर के रूप में उभर रहे हैं। ये जो अपना इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन में ये भारत, अभी ये भारत तो हमारा ये है ना, ये पूरा बर्मा तक और ये पूरा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, आधे ईरान के सी प्लेटफॉर्म तक, तो इंडियन ओशन में हमारी केंद्रीय भूमिका। फिर ये जो जियो पॉलिटिक्स उभर रहा है, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूरोप और रशिया को दो लोगों से निपटना है, कौन? मिडिल ईस्ट और ये कम्युनिस्ट पार्टी वाले चाइना से। इन दोनों में हमारे लोकेशन की जियो भूमिका, और इन दोनों के शत्रु के रूप में भारत के रेजिम, पॉलिटिकल, जियो पॉलिटिकल, जियो हमारा जो लोकेशन है और पॉलिटिक्स जो भारत का नेतृत्व है, भारत का केंद्रीय नेतृत्व है, नॉन केंद्रीय नेतृत्व भी जो है, जो थोड़ा इधर उधर उधर है, इसमें कुछ देशद्रोहियों को छोड़कर
सब ये तो चाहते हैं तू हट मैं आऊं, लेकिन मेरा मानना है 60 to 80% जो हमारा पॉलिटिक्स है वो भारत के महत्व में इंटरेस्टेड है, और इसलिए वो चीन से भी उसको निपटना पड़ेगा, और उसको इन जिहादी तत्वों से या मुनाफिकीन लालेस स्टेटलेस पावर से भी, स्टेटलेस यूनिट से भी निपटना पड़ेगा। तो जो आखिरी पॉइंट है, इन तालिबान के कारण ये जो पूरा का पूरा सिनेरियो कश्मीर के ऊपर, कश्मीर हमारा ताज थोड़ी है भाई, कश्मीर तो हमारा हृदय क्षेत्र है ना, हमारा ताज तो उत्तरी ध्रुव है ना भाई। सिर पर ना ताज पहना जाता है, हृदय में तो हार पहना जाता है। कश्मीर तो भारत का हृदय प्रदेश है। भारत तो जम्बू द्वीपे से शुरू करते हैं ना अपने तो संकल्प लेना। तो अगर जम्बू द्वीप से हमारा लेना ही देना नहीं है, तो हर भारतीय जो संस्कारी हैं रोज ले रहे हैं संकल्प, तो जम्बू द्वीपे भरत खंडे वो सब पूरा लंबा वाला लोकेटिंग अस। तो ये जो भारत के हृदय प्रदेश में, इस पर मैं फिर एक विस्तार से बोलूंगी, या बोला है अभी मैंने, शायद कहीं बोला है, वो आएगा, कहीं रिकॉर्डिंग हुई है मेरी, स्वाभाविक राष्ट्र भारत करके। तो कश्मीर भारत का मुकुट नहीं है, हृदय प्रदेश है। मुकुट तक तो अभी अपने लोग को चलना है। तो ये जो यहाँ पर कश्मीर के ऊपर जो ये जबरदस्त हलचल होने वाली है, ये हलचल केवल आर्मामेंट की बिक्री तक का मामला नहीं है। जैसे इन सारे नॉन स्टेट प्लेयर्स को जिंदा रखते हैं यूरोपियन पावर्स अपने, माने जो पुराना पड़ गया उन हथियारों की बिक्री के लिए। नया चीज आ गया, पुराने वाले का क्या करें, इनको सल्टाओ, या अफीम वफीम या दुनिया भर का जो दूसरा पैसा भेजते लेते वेते हैं, उस सब के बदले में आर्मामेंट का बिक्री करो। तो आर्मामेंट का इंडस्ट्री लगातार चलता रहेगा। तो इस बार जो मामला है वो आर्मामेंट की बिक्री के लिए नॉन स्टेट प्लेयर्स को यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप के द्वारा जिंदा रखने का मामला नहीं है। इस बार का मामला शी जिनपिंग को निपटाने वाला मामला है। ये मामला 10-20 साल चलेगा, और इसमें भारत की केंद्रीयता उभर के भारतीयों के सामने आएगी। ध्यान दीजिएगा, भारत की केंद्रीयता के बारे में यूनाइटेड स्टेट्स को कोई वहम नहीं है, सोवियत रूस को वहम नहीं है, शी जिनपिंग को वहम नहीं है, इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल अकेडमिया को वहम नहीं है। ये दिया तले अंधेरा, भारत का मीडिया, भारत का अकेडमिया, भारत का ब्यूरोक्रेसी, भारत का पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट इन अनभिज्ञों को, अब अपना मेरा प्रिय शब्द मूर्ख नहीं कहेंगे, इन अनभिज्ञों को साल 2 साल के अंदर भारत की केंद्रीयता, एंड जैसे ही हम कहते हैं भारत की केंद्रीयता कहां पर, इन अ वर्ल्ड सिनेरियो, उसी क्षण शी जिनपिंग का बबल फट रहा है। शी जिनपिंग मतलब कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी जिसको भारत का मीडिया, भारत का कौन सा मीडिया, कांग्रेस रेजीम के द्वारा पोषित मीडिया, कांग्रेस रेजीम के द्वारा फंडेड, इग्नोरेंट, नॉन प्रोफेशनल मीडिया। ये साल 2 साल 6 महीने के अंदर जो बातें मैं कह रही हूं आज, वो विस्तार से कहेगा। विश्व को की समस्याओं को निपटाने में भारत की केंद्रीयता, सेंट्रलिटी जो उभर कर सामने आएगी, वो सीधे सीधे शी जिनपिंग के खिलाफ जाएगी। तो ये तालिबान का मामला
मानो महाकाल ने हम भारतीयों के पुरुषार्थ को प्रकाशित करने के लिए, सिद्ध करने के लिए उपस्थित किया है। नमस्कार। जी दीदी, आपने जो बात कही है, दिया तले अंधेरा, और उसके साथ में जब आपने बोला कि कश्मीर भारत का हृदय प्रदेश है, भारत का ताज तो उत्तरी ध्रुव है, और जब आप कहती हैं कि भारत की केंद्रीय सत्ता जो इस समय नरेंद्र मोदी जी के हाथ में, और जिस तरीके से भारत चल रहा है, एक बबल जो है वो फटेगा, और जिसका बबल फटेगा वो ना ही में रहेगा ना वो शी में रहेगा, और वो अपने घर में भी नहीं रह पाएगा। तो बड़ी बड़ी अच्छी सी सुनने में लगती है, और लेकिन केवल अच्छी सी मैं दर्शकों को बता दूं, सुनने में ही नहीं लगती है। अगले कुछ साल में, अपने ही जीवन काल में, इन भौगोलिक परिस्थितियों को बदलते हुए अगर हम देख लें तो बहुत बड़ी बात नहीं रह जाएगी। और अगर इन परिस्थितियों को जरा और अच्छे से समझना है तो प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी, दीदी जी के द्वारा हमारे इस चैनल पर बहुत से कार्यक्रम हुए हैं, एंड लेट यू नो, मैं गारंटी दे सकता हूं कि ऐसे कार्यक्रम आपको यूट्यूब पर और कहीं भी किसी भी टॉक्स में नहीं मिलेंगे। इसलिए अगर आपका इंटरेस्ट है जियो पॉलिटिकल में, जम्बू टॉक्स को जितना अधिक से अधिक देख सकते हैं देखें। हिंदुस्तान समझ में आएगा, विश्व समझ में आएगा, और आगे का पल सुनहरा कैसे होने वाला है वो भी समझ में आएगा। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। दीदी जी, आपका बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में पधारने के लिए, और सभी दर्शकों का बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सभी दर्शक जो आज जुटे हैं और जम्बू द्वीप के यूट्यूब के चैनल में आगे जुड़ेंगे, उन आगंतुकों को भी प्रणाम। नमस्ते दीदी, धन्यवाद। नमस्कार।